जय हिंद दोस्तों। आर्मी स्टडी लेके आ गया आपके लिए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज का सेशन चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो जो बच्चे इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक शायरी कहना चाहता हूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो आज आपका पहला सवाल है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन हैं कला एवं स्थापत्य के लिए, राजस्व एवं भूमि सुधार के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, साहित्यिक कार्यों के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं पहले सवाल का जवाब है गुप्त राजवंश प्रसिद्ध है कला एवं स्थापत्य के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के दूसरे सवाल पर। गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी। समुद्रगुप्त ने, विक्रमादित्य ने, श्रीगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का तीसरा सवाल है, चीनी यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था। समुद्रगुप्त के शासनकाल में, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, समुद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, या हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो इस सवाल का सही जवाब है चीनी यात्री फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, जिसे महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी, उसे हम जानते हैं चीनी यात्री फाह्यान। उसी के शासनकाल में भारत आया था। चलिए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का चौथा सवाल है, किस वंश के शासक को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। मौर्य वंश के, सातवाहन वंश के, कुषाण वंश के, गुप्त वंश के। तो दोस्तों किस वंश के शासक को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं गुप्त राजवंश बहुत ही उपलब्धिपूर्ण और स्थापत्य वंश रहा है, जो कि हमारे इतिहास का स्वर्ण युग काल के नाम से जाना जाता है, जिसे सोने का युग कहा जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब है गुप्त वंश। गुप्त वंश के इतिहास को स्वर्ण युग से जाना जाता है। इसी कड़ी में हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किस दक्षिण भारतीय शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। पुलकेशिन प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम ने। तो किस दक्षिण भारतीय शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। इस प्रश्न का सही जवाब है पुलकेशिन द्वितीय ने भारतीय शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर या कहीं की किनारे पर पराजित किया था। तो दोस्तों आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मेरी उम्मीद है कि इस बार आप सब ज़रूर सफल होंगे। आप ऐसे ही दिल लगाकर मेहनत करते जाइए और रनिंग क्वालिफाइड कर पेपर क्वालिफाइड करके एक बार फिर से जोश और जुनून के साथ भारत की सेवा करने के लिए अग्रसर होइए। दोस्तों हमारे कुछ भाई पहले से ही सेलेक्ट हो चुके हैं, तो आप इस बार का मौका ना गंवाएं। तो इसी कड़ी में हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। कन्नौज में, दिल्ली में, थानेसर में, अजमेर में। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। इसी कड़ी में हम बढ़ते हैं आज के सातवें सवाल पर। चीन का प्रसिद्ध विद्वान हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, समुद्रगुप्त के शासनकाल में, चंद्रगुप्त के शासनकाल में। तो चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान हेनसांग, जो कि भारत के बारे में अनेकों
इतिहास लिख के गया, अनेकों किताब लिख के गया, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसी कड़ी में आपका अगला सवाल है, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे? बाणभट्ट जो कि कादंबरी के लेखक हैं, वो प्रसिद्ध विद्वान हैं, वो किस राजा के दरबारी विद्वान थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के, धर्मपाल के, हर्षवर्धन के, समुद्रगुप्त के? इस सवाल का सही जवाब है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। तो बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबार के दरबारी विद्वान थे। इसी कड़ी में बढ़ते हैं अगले सवाल पर, कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अनंत वर्मन ने, कपिलेंद्र ने, नरसिंह प्रथम ने, पुरुषोत्तम ने? तो कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिम्हा प्रथम ने कराया था। इसी कड़ी में बढ़ते हैं अगले सेशन के 10वें सवाल पर, किस वंश के शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? पांडव वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश? तो चोल वंश के शासकों ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। इसी कड़ी में हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? महेंद्र वर्मन ने, नंदी वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, दंती वर्मन प्रथम ने? इस सवाल का सही जवाब है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर, तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चोलों ने, पल्लवों ने, पांडवों ने, राष्ट्रकूटाओं ने? तो इस प्रश्न का सही जवाब है तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण चोल राजाओं ने करवाया था। बढ़ते हैं सेशन के 13वें सवाल पर, राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? आपके ऑप्शन है दंती दुर्ग, गोविंद द्वितीय, गोविंद तृतीय, अमेघवर्ष, इंद्र तिथि? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक दंती दुर्ग को माना जाता है। इसी कड़ी में बढ़ते हैं अगले सवाल पर, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? जैन धर्म को, शैव धर्म को, बौद्ध धर्म को, वैष्णव धर्म को? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। चोलों ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? आपका 15वां सवाल है सेशन का, चोलाओं ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? मालाबार पर, मैसूर पर, तंजौर पर, सिलोन पर? तंजौर, चोलाओं ने तंजौर पर शासन किया था। इसी कड़ी का अगला सवाल, पूर्वी चालुक्य की राजधानी क्या थी? वातापी, अमरावती, वेंगी, नागार्जुनकोंडा? तो पूर्वी चालुक्य की राजधानी वेंगी थी। सेशन का 17वां सवाल है, मध्यकालीन युग में निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में, मदुरई में, खजुराहो में, माउंट आबू में?
तो मध्यकालीन युग में निर्मित लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। सेशन का 18वां सवाल है, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाए थे? गुप्ताओं ने, मगध साम्राज्य ने, मौर्य ने, कुषाणों ने? भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाणों ने चलवाए। तो सेशन का 19वां सवाल है, यादव शासकों की राजधानी क्या थी? यादव शासकों की राजधानी समुद्रद्वार, कल्याणी, वारंगल, देवगिरी। तो यादव शासकों की राजधानी थी देवगिरी। सेशन का अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? पेरिस, अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान का? मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान का शासक था। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मैं आप लोगों के लिए एक सवाल और लाना चाहता हूं जिसका जवाब आप लोग कमेंट सेशन में देंगे। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों आज का सवाल, मोहम्मद गौरी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो इसी के साथ दोस्तों आज की वाणी को मैं विराम देता हूं। तो जय हिंद दोस्तों। मैं यही कहना चाहता हूं कि आने वाले इंडियन आर्मी एग्ज़ाम में आप लोग ज़रूर सेलेक्ट हों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।